जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आदमी की जिंदगी का यही फलसफा होना चाहिए और इसी फलसफा के साथ आप जीवन के हर संघर्षों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के इसी संदेश के साथ मैं रीजनिंग का क्लास शुरू करता हूं और पहला क्लास है जिसको आप देख रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट का। इंग्लिश अल्फाबेट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये रीजनिंग का मूलतः पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का जो यूज होता है, हालांकि सवाल इससे तो होते ही हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है वह रीजनिंग के अनेक चैप्टर्स में है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इसका यूज यहाँ देख रहे हैं, अल्फाबेट में तो है ही है, कोडिंग डिकोडिंग में भी है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी में भी है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में भी है और अल्फाबेटिकल सीरीज में भी है। यानी कि एक इस चैप्टर को आप अगर ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं तो इसके आधार पर इतने सारे चैप्टर्स में जो है आपको कॉन्सेप्चुअल हेल्प हो जाता है। और इस अध्याय से अगर खाली हम इन अध्यायों की बात करें तो जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका यूज इससे सवाल यूपीएससी में भी आते हैं, बैंक पीओ क्लर्क में भी आते हैं, एसएससी एग्जाम्स में भी आते हैं और रेलवे के भी एग्जाम्स में आते हैं। जो जितने तरह के होते हैं, हर तरह के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में आप 1 से लेकर 5 तक के सवाल देख ही लेंगे और कहीं कहीं तो कभी कभी तो 10 तक के सवाल आते हैं। मित्रों, जो सबसे पहले इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली अगर समझने की बात है तो सबसे जो बेसिक चीज, जैसे कि मतलब शुरू से आपको बताना चाहता हूं ताकि आसानी से आपको चीजें समझ में आए और राइट फ्रॉम बिगिनिंग यानी बेसिक से मैं आपको इसको बताना चाहता हूं। अच्छा टीचर वही कहा जाता है जिसकी बात या तो पूरी समझ में आए या फिर वो जो पढ़े वो समझ में एकदम ना आए। तो लोग कहते हैं भाई कुछ तो ऐसा पढ़ा रहा है जो कि भाई दिमाग से एकदम ऊपर चला जा रहा है, यानी बहुत विद्वान आदमी है, बहुत गहरी बात कह रहा है। और नहीं तो फिर बात एकदम इजीली आपके दिमाग में है। तो मेरी कोशिश यही है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं तो एकदम बेसिक से बताऊं और सारी चीजें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो। तो अल्फाबेट के कॉन्सेप्ट के का पहला जो उसका स्टेप होता है यही होता है कि हम अल्फाबेट के जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल आपको यहाँ पर 26 अक्षर हैं। तो 26 अक्षरों का जो है आपको टोटल यानी कि ऑल द 26 लेटर्स जितने भी हैं सभी का आपको रैंकिंग का पता होना चाहिए कि इसका बाएं और दाएं से क्रमांक क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ए का 1 है, बी का 2 है बाएं से, सी का 3 है, उसी तरीके से सारे देख रहे हैं कि सारे लेटर्स के यहाँ पर दिया गया है। तो सवालों को आसानी से बनाने के लिए आपके आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि क्यू बाएं से कितना है, दाएं से कितना है, आर बाएं से कितना है, दाएं से कितना है, डब्ल्यू बाएं से कितना है, दाएं से कितना है। लेकिन पूरे लेटर्स को याद रखना बाएं और दाएं से एक एक करके थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मेरी भी सलाह यही रहती है कि आप जो है लेटर्स को याद एक एक करके ना रखें। इसके लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है टू मेमोराइज अल्फाबेटिकल रैंकिंग, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ दिए हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहां से लेके देखिए ईओटी। ईओटी क्या है? तो बाएं से प्रत्येक 5वें अक्षर का समूह है। ई बाएं से 5 होता है, जे बाएं से 10 होता है, ओ बाएं से 15 होता है,
t बाएं से 20 होता है और y बाएं से 25 होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ BJT you can easily locate any letters rank from both the sides left and right। लेकिन पहले अभी लेफ्ट पर ही कंसंट्रेट हुआ जाए। जैसे सिंपली आपसे ये पूछता है कि भाई बाएं से 12वां अक्षर क्या है, तो आप जानते हैं कि जे जो है 10वां अक्षर है, तो 10 + 2 12 होता है, तो J + 2 यानी कि K और L। उसी तरीके से ये पूछता है कि बाएं से 21वां अक्षर क्या है। अब जानते हैं कि T होता है 20, तो 20 + 1 21 यानी T + 1 यानी कि U। इसी तरीके से आप आसानी से बिना अल्फाबेट को देखे हुए ऑन द बेसिस ऑफ BJT आप किसी भी लेटर के रैंक्स को बता सकते हैं। अब थोड़ा हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको यह याद हो जाए आसानी से। एकदम आसानी से चीजों को समझने की आवश्यकता है, कहीं भी मेंटल टेंशन न लें, कोई स्ट्रेन न लें, क्योंकि मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जैसे कि एकदम से बेसिक बातें होती हैं, क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं होता है तब तक आप ऊपर के सवालों को चाहे एडवांस्ड लेवल के सवालों को न बना पाएंगे। अगर आपका बेसिक्स एकदम कंफर्म होगा, मजबूत होगा, क्लियर होगा, तो आप इस पर जितने भी अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से बना पाएंगे। इसलिए मेरा यही प्रयास है कि पहले आपको बेसिक्स कंफर्म कर दें। पहला सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहला सवाल में क्या है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं इजोटी के माध्यम से, जैसा कि आप पहले इजोटी के माध्यम से आप देख चुके हैं कि 5वां अक्षर होता है ई + 2 F और G। आंसर आराम से आप दे सकते हैं कि 7वां अक्षर क्या होता है, G। सेकंड क्वेश्चन है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं से 12वां अक्षर क्या है। आप जानते हैं कि J 10वां होता है, तो J + 2 यानी K और L। L जो होता है बाएं से 12वां अक्षर होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या है। आप जानते हैं कि O जो होता है 15वां अक्षर होता है, तो फिर 15 + 3 PQR। चौथा सवाल है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप जानते हैं कि T होता है 20वां, T + 1 दैट विल बी U आंसर आपका होगा। अगला सवाल है, पांचवा सवाल है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप जानते हैं कि 20वां T होता है, 20 के जस्ट एक पहले S होगा, T के पहले, आंसर शुड बी S। छठा क्वेश्चन है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 22nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप जानते हैं कि T इज 20th लेटर, T + 2 22 U and V। और अंतिम सवाल है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप जानते हैं कि O इज 15th, 15 + 2 17 होता है, P और Q। आपने देखा कि बिना लेटर को याद किए हुए आप आराम से इस सवाल को बना पाए। तो ट्रिक का मतलब यही होता है कि दिमाग पर बहुत जोर दिए बिना आप चीजों को आसानी से हल कर पाए। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं। जिस तरीके से बाएं से प्रत्येक 5वें अक्षर का समूह
इजोटी होता है, उसी तरीके से दाहिने से प्रत्येक 5वें अक्षर का समूह V, Q, L और G और B होता है। यानी कि V जो है आपको दाहिने से 5वां है, Q जो है दाहिने से 10वां है, L जो है दाहिने से 15वां है, G जो है दाहिने से 20वां है और B जो है दाहिने से 25वां है। तो जिस तरीके से आप बाएं से इजोटी का प्रयोग करके आप प्रत्येक लेटर के क्रमांक को बता सकते हैं, उसी तरीके से आप VQG का भी प्रयोग करके आप दाहिने से प्रत्येक लेटर के क्रमांक को बता सकते हैं। परंतु जितनी आसानी आदमी को सीधा चलने सीधा बोलने में होती है, उतनी आसानी आदमी को उल्टा बोलने या चलने में नहीं होती है। तो जो सहूलियत आपको इजोटी के माध्यम से बाएं से अक्षरों के क्रमांक को बताने में प्राप्त होती है, वह सहूलियत आपको VQLGB के माध्यम से नहीं होती है, क्योंकि यहां पर आपको उल्टा काउंट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कहता है कि दाहिने 17वां अक्षर क्या है, तो 15 + 2 करिएगा, तो L के बाद आपके दिमाग में तुरंत आएगा MN। अब पीछे जाइएगा K, J, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरी यही राय होती है कि आप इसको न याद करके इस फॉर्मूला को याद रखें, इस सूत्र को याद रखें। ये क्या सूत्र है? ये किसी भी अक्षर के दोनों ओर से क्रमांकों का योग कितना होता है भाई? 27 होता है। जैसे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला है, कोई भी अक्षर देखिए, ए जो है बाएं से 1 होता है और दाहिने से 26 होता है। इधर से 26 होगा, इधर से 1 होगा। 26 1 27। अब यहां देखिए, ओ जो है, ओ बाएं से 15 है और दाएं से 12 है। 15 12 कितना होगा? 27 है। ये एक नॉर्मल फार्मूला होता है। यानी भी इसको रैंकिंग में अगर आप पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का किसी श्रृंखला में अगर दोनों ओर से क्रमांक ज्ञात हो, तो उस श्रृंखला के उस पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या का पता कर सकते हैं। या किसी पंक्ति के किसी एक व्यक्ति के दोनों ओर से क्रमांकों का योग -1 बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट रो जनरली। तो यहां कोई आपसे ये पूछता है कि दाहिने से राइट से 17 क्या है, तो राइट से 17 वही होगा जो लेफ्ट से 10वां होगा। यानी कि 17 और 10 कितना होता है? 27। तो आप राइट से 17 बताने के बजाय आप लेफ्ट से 10 बताइए, दैट विल बी जे। कोई आपसे कहता है कि आप राइट से 16 बताइए, तो राइट से 16 मत बताइए, आप उसको लेफ्ट से 11 बताइए। 16 11 कितना होता है? 27। 11वां क्या होता है जी? के होता है। तो आप इजोटी का ही प्रयोग करके जो है बाएं से भी अक्षरों को बता सकते हैं और दाएं से भी अक्षरों को बता सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। जैसे कि यहां देख रहे हैं आप पहला सवाल में कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 7th फ्रॉम द राइट हैंड। तो जो 7th होगा राइट से, वह 20th होगा लेफ्ट से, दैट विल बी टी। 20 और 7 27, तो आप लेफ्ट से बताइए। उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि विच लेटर वुड बी 12th फ्रॉम द राइट हैंड। तो जो राइट से 12th होगा वो लेफ्ट से होगा 15th, क्योंकि 15th + 12th = 27, तो लेफ्ट से 15th होता है ओ। उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 18th फ्रॉम द राइट हैंड। जो राइट से 18th होगा वह लेफ्ट से होगा 9th, दैट विल बी आई।
यहाँ पूछा जा रहा है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 21st फ्रॉम द राइट हैंड। जो राइट से 21st होगा वो लेफ्ट से 6th होगा। 21 6 27। छठा क्या होता है जी? एफ होता है, यानी कि एफ राइट से 21st होगा। अब यहाँ देखिए, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो राइट से 19th होगा वो लेफ्ट से 8th होगा। लेफ्ट से 8th क्या होता है जी? एच, यानी कि एच जो अक्षर है दाहिने से कितना होगा जी? 19 होगा। छठा क्या पूछता है जी? इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 22nd फ्रॉम द राइट हैंड। जो 22nd राइट से होगा वो लेफ्ट से 5th होगा। दैट विल बी ई, यानी ई जो होगा दाहिने से 22 होगा। यहाँ इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 19th फ्रॉम द राइट हैंड। दैट विल बी 8th फ्रॉम द, रिपीट हो गया क्वेश्चन इन लेफ्ट हैंड, दैट विल बी एच। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आसानी से आप केवल इजोटी के माध्यम से लेफ्ट से तो रैंक बताने में सक्षम होते ही हैं, राइट से भी आप अक्षरों को बता पाने में सक्षम हो जाते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा और आप बिना याद किए हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों के बाएं और दाएं से क्रमांकों को केवल इजोटी के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं, आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। मित्रों आज इतना ही। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो मैं जब भी डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन हो जाए। मैंने जो भी अपने 20-25 सालों के अध्यापन में पढ़ाया है मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं, और विधिवत मैंने तो पहले सीखा है कि किस तरीके से जो है स्लाइड बनाकर वीडियो बनाया जाता है, और अभ्यास करने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया। पहला वीडियो है ये, थोड़ी इसमें त्रुटि हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक मेरी एक उत्कंठा है, एक मेरी इच्छा है कि मैं एफिशिएंटली आपको, मैंने जो भी 20-25 सालों के अपने अध्यापन में सीखा है, समझा है, वह ज्ञान मैं आप लोगों के बीच बांटूं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।